हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 141 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है 141, तो दोस्तों 141 से ज़्यादा वीडियो बस पोल्टी का ही इस चैनल पे पड़ चुका है। अगर एवरेज भी मान लें कि इस चैनल पे एक वीडियो में 20 क्वेश्चन है, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप अगर जाते हैं तो 70 क्वेश्चन अगर आ रहा है टीजीटी में, तो उसमें से आप 40-45 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और पीजीटी की रही बात, तो पीजीटी में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। दोस्तों, उसी संभावना के साथ बहुत से प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर दे दिया है सूची 1 और सूची 2। शासन है, शासन प्रणाली क्या है और उसके आवश्यक गुण क्या हैं, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं, इधर दिख रहा होगा कि कैबिनेट शासन प्रणाली, जो कैबिनेट शासन प्रणाली होती है उसका क्या आवश्यक गुण होता है। तो कैबिनेट शासन प्रणाली का आवश्यक जो गुण होता है वो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। जो कैबिनेट होता है उस सामूहिक उत्तरदायित्व उसका विशेष गुण है। इसके बाद आता है अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें जो होता है अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक अध्यक्ष होता है और इसके बाद ही कुछ होता है। तो आपका ये पहला का जाएगा, ये पहले के साथ हो जाएगा शक्ति पृथक्करण। शक्ति जो कहीं ना कहीं एक लोगों में ज़्यादा रहती है, अध्यक्ष होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन ए के साथ इसका मिलान हो जाएगा। संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें होता है दोस्तों कि ये शक्ति का विभाजन होता है। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली भारत में भी है, यहाँ पे देखेंगे तो शक्तियों का विभाजन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो इसका इससे। और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रीकरण होता है। एक शक्ति, एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं शक्तियां निहित होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है, के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन 1 है, उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुनने जाने का अधिकार है। मतलब जो भारत देश के सभी न्यायालय हैं उस न्यायालयों में वो जाकर सुनवाई कर सकता है, सुन सकता है कोई भी चीज। तो आगे है, 2 ऑप्शन कर रहा है, वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। तो दोस्तों, ये वाला तो गलत है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में वो अपने जो भी कर्तव्य उसका निर्वहन नहीं करता है। वो हर किसी में जाकर क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई मतलब सुन सकता है। बस उसको अगर किसी चीज में देखा जाए तो एक प्रकार से वो क्या होता है, कानून मंत्री एक प्रकार से होता है। हर तरह से वो देखता है कानून से संबंधित जितने भी चीजें होती है आपके केंद्र सरकार की। आगे है, तीसरा कह रहा है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो दोस्तों, हम बता दें कि उसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रह सकता है अपने पद पर। और आपका 4 है, भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जिसे न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त हो। तो ये भी गलत है, क्योंकि उसको सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी योग्यता के बराबर ही व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, महान्यायवादी बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो सही हो जाएगा वह 1 सही हो जाएगा। 1 वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है। ऑप्शन 1 है संविधान,
अधिनियम 1963 के द्वारा, जो 16वां संशोधन है उसके द्वारा, संविधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा, या संविधान जो 72वां संविधान संशोधन संविधान अधिनियम 1972 जो जिसको कहा जाता है 19वां संशोधन जो 1972 में हुआ था। इसके बाद 4 है संविधान संशोधन जो आपका 35वां संशोधन जो 1974 में हुआ था के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो 3 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, जो भारतीय संविधान संशोधन 16वां संशोधन के द्वारा हुआ था जो 1963 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा कि भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया था, तो वह किया गया था 16वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1963 में हुआ था। ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है 4। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। ऑप्शन 1 है पंचायती राज्य की स्थापना को, सत्ता का अंतरण को, ग्रामीण योजना की शुरुआत को, 4 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, पंचायती राज्य की स्थापना को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य की स्थापना को, ऑप्शन 1। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक और आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन इतना करा दिया जाएगा कि यहाँ से पॉलिटी और हिस्ट्री में से क्वेश्चन बचने की थोड़ी भी मतलब कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप ये प्रैक्टिस सेट करते रहिए, डेली आप 20-30 क्वेश्चन आप 15 मिनट निकाल लीजिए कि आप 15 मिनट ही देखना है, बस वीडियो को 15 मिनट देखिए, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पुराने वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों हमारा यही प्रयास है कि आपका जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस सेट करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के बिना आप पेपर नहीं निकाल सकते, ये मानकर चलिए। आप अगर प्रैक्टिस सेट नहीं हल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि पढ़ने से नहीं मालूम चलता है कि हम कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके लिए ही ये प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। तो आप 15 मिनट डेली शाम को टाइम निकाल लीजिए, 10-20 मिनट, और उसमें आप ज़रूर वीडियो देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। आप दिन भर पढ़िए, शाम को देख लीजिए वीडियो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लगभग में 8 बजे 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो डाल देते हैं। यह कभी कभी थोड़ा समस्या हो जाती है तो वीडियो नहीं डाल पाते हैं। आगे चलते हैं, 5वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन 2 है राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन 3 है मुख्यमंत्री द्वारा जारी आदेश के द्वारा, ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों। जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान की ही प्रक्रिया है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? ऑप्शन 1 है मैकसिलोचन बनाम मेरीलैंड, ऑप्शन 2 है मारबरी बनाम मेडिसन, ऑप्शन 3 है गिब्बन बनाम ओक ड्यू, और ऑप्शन 4 है स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। तो आंसर आपका 2 के साथ जाएगा दोस्तों। 6 का आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, मारबरी बनाम मेडिसिन। आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लिया करिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उसको नोट करिए, उसके आंसर को खोजिए, कुछ उस पर काम करिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज पद्धति की समान विशेषता नहीं है? यहाँ पे देख रहे हैं समान विशेषता नहीं पूछा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ऑप्शन 3 है
न्यायिक संगठन के दो समुच्चय और ऑप्शन 4 है लिखित संविधान। तो दोस्तों कौन सी समानता नहीं है ये बताना है आपको। तो आप देख रहे हैं लिखित संविधान दोनों का है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है इसमें वहाँ भी लिखित संविधान है, भारत में भी लिखित संविधान है। और इसके बाद क्या मिल रहा है, सर्वोच्च न्यायपालिका का अस्तित्व, लगभग में दोनों में समानता है। केंद्र और शक्तियों का वितरण वहाँ भी है और भारत में भी है, लेकिन न्यायिक संगठन के दो समुच्चय भारत में नहीं है। न्यायिक हमारे यहाँ एक ही सर्वोच्च है और वो है सर्वोच्च न्यायपालिका। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानून बनाना, नीति निर्धारण करना, कानून को लागू करना, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कानून को लागू करना। जो कानून बनाने का काम वो विधायिका का है, नीति निर्धारण भी विधायिका का काम है, लेकिन कानून को लागू करना कार्यपालिका का काम है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है। ऑप्शन 1 है राजनेता अपने राष्ट्र हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। ऑप्शन 3 है प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। ऑप्शन 4 है राज्य अपने हित के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 9 का आंसर राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता जो नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्वेश्चन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। तो वो 3 मान्यताओं जो है वो हैं आपके, 2 है वो नहीं है। तो निम्न में से कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय हित के लक्ष्य को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अपने नैतिक सिद्धांतों को अलग रखते हैं, नैतिकता हर जगह काम नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में एक दलीय पद्धति है। ऑप्शन 1 है भारत, 2 है फ्रांस, 3 है चीन और 4 है ब्रिटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सही हो जाएगा। चीन जो है वहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन 3 सही है 10 का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है। एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है। ऑप्शन 1 है एक प्रतिदिन के जनमत संग्रह के रूप में। ऑप्शन 2 है एक कल्पित समुदाय के रूप में। ऑप्शन 3 है हमारे युग के भ्रमक के रूप में। ऑप्शन 4 है एक सामाजिक संविदा के रूप में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा, एक कल्पित समुदाय के रूप में। एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है, तो वो बताया है कि एक कल्पित समुदाय के रूप में राज्य है या राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। ऑप्शन 1 है राज्यों के संविधान पर। ऑप्शन 2 है विधिक संरचना पर। ऑप्शन 3 है सरकार की वैधता पर। ऑप्शन 4 है सरकार के प्रकार पर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का आपका 2 सही हो जाएगा, विधिक संरचना पर। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है तो विधिक संरचना पर संकेंद्रित है। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। ऑप्शन 2 है राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। ऑप्शन 3 है शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया। ऑप्शन 4 है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। यहाँ पे जैसे ही व्यवहारवाद आ गया तो आपका आंसर
एक सही हो जाएगा क्योंकि इसमें मानव दिया है। और हर जगह देखेंगे, अन्य जगह कहीं शक्ति का है, कहीं प्राकृतिक विज्ञान है, तो कहीं व्याख्या प्रतिमानों का है, तो इसलिए आपका पहला सही होगा। इस तरह भी आप क्वेश्चन करना सीखें। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं मानता है। राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत नहीं मानता है। ऑप्शन एक है, राज्य लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं। ऑप्शन दो है, राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन तीन है, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। और ऑप्शन फोर है, राज्य के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो ऑप्शन आपका 14 का 3 सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी के सब ऑप्शन जो है सही हैं। यहाँ पे गलत पूछा है कि गलत है कौन सा दैविक सिद्धांत नहीं मानता है, तो वो तीसरा होगा। और बाकी के सब दैविक सिद्धांत का ही विशेषता है। ए वाला और A4 दैविक सिद्धांत की विशेषता है। जो आपका 3 है वो दैविक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, दैविक सिद्धांत को नहीं मानता है कि राज्य और वास्तविक सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है। ऐसी बात दैविक सिद्धांत नहीं, ये ईश्वर का प्रदत्त मानते हैं दैविक सिद्धांत वाले, ईश्वर का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मानवीय चेतना का परिणाम बता रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन एक है ऑस्टिन ने, ऑप्शन दो है हॉब्स ने, ऑप्शन तीन है लॉक और ऑप्शन चार है रूसो ने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूसो। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा रूसो ने किया है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, लाइक कम लोग करते हैं, तो इसलिए आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत है कि आप लाइक किया करिए। ठीक है, लाइक करने में इतना कंजूसी क्यों, पैसा नहीं लग रहा है, एक बस आपको क्लिक करना है दोस्त, थोड़ा सा क्लिक कर दिए करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। आपसे बस एक मोटिवेशन मांग रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर किया करिए जिससे कि हम और कंटेंट लाएं, अच्छा लाएं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाएं तो बात बनेगी। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, इसी उम्मीद के साथ